स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन के बारे में। तो आइए समझते हैं ये आरडीई को। तो हिसाब क्या है? तो इसका आइडिया ये है कि हम लोग अभी तक वुश पे चल रहे हैं, यानी कि आग लगाते हैं और उसका जो मतलब प्रेशर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उससे हम लोग काम करते हैं। तो क्या होगा, उसकी जगह आग लगाने की जगह पे बूम कर दें। तो अब इसको समझना है। तो ये दोनों में अंतर क्या है? मेन अंतर होता है कंबस्चन आप किसी चीज़ का करते हैं, यानी कि आप मीथेन लीजिए, प्रोपेन लीजिए, केरोसिन लीजिए, डीज़ल लीजिए, कुछ भी लीजिए। जब आप इसे कंबस्ट करते हैं तो इसका एक फ्लेम फ्रंट होता है, यानी कि आप एक एनवायरनमेंट है जहाँ पे आपका गैसियस मिक्सचर है, उसमें आपने आग लगाया। अब वो आग बढ़ता है तो उसका जो फ्लेम फ्रंट है, यानी कि यहाँ पे मतलब ये पूरा चेंबर का है, ये चेंबर का एंड है, यहाँ पे आपने आग लगाया, ये जो फ्लेम फ्रंट बढ़ रहा है इसका स्पीड सब सोनिक होता है, यानी कि वो जो मीडियम है उसमें जितना प्रेशर है साउंड के स्पीड से वो कम चलता है। और इसमें बहुत ज़्यादा हीट बनता है, प्रेशर बनता है और हाई स्पीड गैसेस बनते हैं। इसी से आपका इंटरनल कंबस्चन इंजन चलता है, इसी से आपका जेट इंजन चलता है। ये एक नोन प्रिंसिपल है, इसी पे हमारी दुनिया चलती है। लेकिन अगर हम लोग इसे हुश की जगह पे बूम कर दें, यानी कि डेटोनेशन कर दें, तो डेटोनेशन का सबसे बड़ा बात ये समझिए कि उसका जो फ्लेम फ्रंट है, यानी जो आग जहाँ पे लग रहा है, जहाँ रिएक्शन हो रहा है, वो फ्रंट की स्पीड से बढ़ रहा है, वो सुपरसोनिक हो जाता है। तो यहाँ पे समझिए कि अनबर्न्ड पार्ट जो है, यानी कि आप यहाँ पे वो रिएक्शन कर रहे हैं, ये धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। अनबर्न्ड पार्ट रहेगा, यहाँ पे आपका फ्यूल और एयर मिक्सचर है, वो हट ही नहीं पा रहा। आप इतना स्पीड से आ रहे हैं कि ये हट ही नहीं पा रहा है और उसका असर ये होता है कि ये शॉक वेव में बदल जाता है। यानी कि जब भी आप कोई बूम देखते हैं बहुत तगड़ा वाला, तो देखते हो उसका एक शॉक वेव का एक लेयर बनता है। हवा हट ही नहीं पा रहा, ये इतना स्पीड से मतलब पुश कर रहा है। और इसमें टेम्परेचर और प्रेशर पागल जैसा भागता है शॉक वेव वाले पे। और इसका स्पीड और एनर्जी स्टूपिड टेरिटरी में चला जाता है, यानी कि सेम फ्यूल लीजिए, मतलब फ्यूल का मेगा जूल पर लीटर सेम होगा, लेकिन उससे एनर्जी कितना स्पीड से आप निकाल पाएंगे वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस में ज़्यादा एनर्जी। अगर आपसे कोई पूछे कि पेट्रोल में या टीएनटी में, टीएनटी में बहुत कम है, डायनामाइट में कम है, आपका गाड़ी का टैंक में ज़्यादा है, तो बोले गाड़ी का टैंक क्यों नहीं बूम हो जाता? बात है कि उसमें टू पार्ट कंपोनेंट है, ऑक्सीजन बाहर है, इसीलिए आपको कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर आप किसी तरह से उसे रॉकेट इंजन में डाल देते हैं और उसे आप डेटोनेट करते हैं, वो बोले भैया टीएनटी से, अरे उसे तो बच्चों को खेलने का चीज़ है। और जितने भी आप रॉकेट बूम होते हुए देखते हैं, वो जनरली डेटोनेट नहीं करता है, वो डेफिलग्रेट करता है, यानी कि आग लगता है उसमें। इसीलिए शॉक वेव नहीं बनता। जब भी देखिए इस तरह का शॉक वेव जो है वो बनेगा अगर आपका कंबस्शन का जो एनर्जी है वो धड़धड़ा के निकल जाए। यानी कि अगर डेटोनेट कर जा रहा है और जो शॉक फ्रंट बन रहा है, यानी फ्लेम फ्रंट है, वो इतना स्पीड से आगे बढ़ रहा है कि साउंड का स्पीड से आगे चला गया, तब वो बूम हो जाता है। और यहाँ पे समझिए कि कितना बड़ा अंतर का हम लोग बात कर रहे हैं। ये आप ऐसा समझिए, रफली कहा जाता है 1 मीटर पर सेकंड तक का आपका स्पीड पकड़ लेता है फ्लेम। ठीक है, आग लगता है कोई चीज़ पे। आप लोग देखते होंगे जब भी रॉकेट आता है आग थोड़ा स्लो रहता है, लेकिन इसको अगर कंपेयर करेंगे बूम से, तो बूम कितना तेज चलता है? बूम 1 किलोमीटर पर सेकंड तक चला जाता है, यानी कि उसका जो शॉक फ्रंट निकल रहा है वो 1 किलोमीटर पर सेकंड पे चल रहा है, यानी कि वो इतना फास्ट है कि वेल सुपरसोनिक क्या छोड़िए, वो हाइपरसोनिक छूने लगता है। इसीलिए देखिए जब भी आपका कोई रॉकेट वॉकेट, जब खास तौर पे भी रिसेंटली जो स्पेस एक्स हुआ, तो आराम से आपको दिख रहा है कि आग ऐसे निकल रहा है, कैमरा में आराम से रिकॉर्ड हो रहा है। वहीं समझिए जब भी कोई एक्चुअल एक्सप्लोसिव होता है, बस एक फ्लैश आता है, काम खत्म। फिर धूल गर्दा आपको दिखता रहता है, लेकिन फ्लैश एक ही क्यों दिखता है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पीड से हुआ। एनर्जी उतना ही है, लेकिन कितना स्पीड से रिलीज किया, वो स्पीड बहुत बढ़ गया। तो वही समझिए कि हम लोग जो डेटोनेशन के पीछे भाग रहे हैं, डेटोनेशन में होता ही है कि एनर्जी तो अभी भी फिक्स है। आपका जो जैसे मान लिया 20 मेगाजूल या 30 मेगाजूल पर लीटर था, वो अभी भी उतना ही है। फ्यूल में मैजिकली पावर नहीं आ गया, लेकिन उसका निकालने का रेट आप इतना बढ़ा देते हो कि बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है और एनर्जी भी बहुत बढ़ जाता है। सेम वॉल्यूम, हर चीज़ आपका सेम हो सकता है, लेकिन जो ऊम्फ निकल रहा है वो बहुत ज़्यादा होगा। वही बोल रहे हैं 1 मीटर पर सेकंड को आप कंपेयर कर रहे हैं 1 किलोमीटर पर सेकंड से, बहुत बड़ा अंतर आता है। आइडिया ये है कि वुश के जगह पे बूम का इस्तेमाल करें। तो अब बात करते हैं इसमें प्रोग्रेस हुआ है क्या? हाँ, इसमें प्रोग्रेस है, समझिए ये सब का मैथमेटिक्स हमें बहुत पहले से पता था, 1950 से पता हुआ है, पेपर्स लिखे गए हैं 1950s में, क्योंकि फिजिक्स हम लोग को समझ में आ गया था, क्योंकि डायनामाइट पहले से बना रहे थे तो समझ में आ गया देयर इज अंतर है, आग लगने में और बूम होने में अंतर है। अंतर क्या है? वो शॉक फ्रंट का है। तो ये सब चीज़ हम लोग को क्लियर हो गया, लेकिन बात था कि मॉडल हम लोगों ने बना लिया, लेकिन उससे इंजन क्यों नहीं बना पाए? जितनी बार भी ट्राई किए वो केओटिक बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि आप सोच रहे हो कि वो ऐसे घूमेगा, वो बोल रहे नहीं जी हम फूट जाएंगे। मतलब
ये केओटिक बहुत होता है। कंप्यूटर्स में भी इसका सिमुलेशन करने की कोशिश किया। अब जाके कंप्यूटर मॉडल ऐसा हो रहा है कि थोड़ा-सा एक्यूरेट बन रहा है। अभी भी पूरा एक्यूरेट कंप्यूटेशन मॉडल नहीं है। अभी भी बहुत लोग एक्चुअली बना रहे हैं, जैसे ये सब बना के अब जो देख रहे हैं, टेस्टिंग की जा रही है। ये टेस्टिंग डेटा को कंप्यूटर सिमुलेशन में डाल के उसे फाइन ट्यून कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग ठीक से क्रैक नहीं किए। केओस वेक्टर यानी कि कितना ज़्यादा इसमें नॉइज़ है, कितना ज़्यादा इसमें टर्बुलेंस है, वो बहुत ज़्यादा है। हम लोग मतलब पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है, मतलब उसका मैथमेटिकल डायनामिक्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। और बहुत सारे प्रोटोटाइप बनाए गए, 1-2 की बात नहीं हो रही, बहुत सारे प्रोटोटाइप बनाए गए। चाहे वो जापान हो जाए, चाहे वो नासा हो जाए, चाहे वो नेवी हो जाए, बहुत प्रोटोटाइप बनाए गए, लेकिन बहुत सारा सिर्फ बूम ही होता रहा। मतलब कि बनाए, बूम हो गया। F1 इंजन जब बना रहे थे, तो उसमें आप लोग ध्यान देते होंगे कि जब कहा जाता है ना F1 में अनस्टेबिलिटी आ रही थी, अनस्टेबल होता, बूम हो रहा था, हो क्या रहा था, लोग होता है कंबस्शन इंस्टेबिलिटी आ रही थी, शॉक उसके अंदर पहुंच जा रहा था, तो वो डेटोनेट कर रहा था। और ये सुनने में थोड़ा और लगता है ना कि आप वहां पे डाल क्या रहे हो, आप वहां पे डाल रहे हो फ्यूल, आप वहां पे डाल रहे हो ऑक्सीजन, क्यों डाल रहे हो, ताकि वो जले। तो डेटोनेट का क्या मतलब है, डेटोनेट का वही मतलब है कि वो स्पीड रजीम से इतना आगे चला गया कि शॉक बन गया। जहां वो शॉक बना, वो इंजन को बोलेगा बूम। शॉक के अंदर है, इंजन आराम से काम कर रहा है, आपको चांद पे ले जाएगा। शॉक बनना शुरू हुआ, इंजन फूट जाएगा। तो वही समझिए, बहुत बार से ट्राई किया गया, लेकिन रिजल्ट वही आता है कि हमें शॉक फ्रंट से एक स्टेप पीछे रहना है। उसके जितना पास जा सकते हैं जा सकते हैं, लेकिन शॉक फ्रंट नहीं बनना चाहिए। वो कंबस्चन इंस्टेबिलिटी लाएगा और सीधे इंजन उड़ा देगा। और रिसर्च इस फील्ड में कभी रोका नहीं गया। मतलब हम लोग काम किए, समझ में आ गया रॉकेट इस पे नहीं बना सकते, क्योंकि रॉकेट सीधे फूट जाएगा, लेकिन कभी रिसर्च रुका नहीं। मतलब कि पैसा बहुत सारे लोग अपना समझ के डालते रहे, कभी भी इस पर रुका नहीं। चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसी हो, प्राइवेट एजेंसी हो, पब्लिक पार्टनरशिप हो, सब लोग इस पे पैसा डाले हैं पानी की तरह। चाहे वो नासा हो, जैक्सा हो, यूएस नेवी हो, रॉकेट डाइन हो, पैसा मतलब इस पे समझिए पानी की तरह बहाया जा रहा है 1960 से। सब कोई बनाने की कोशिश कर रहा है, हर देश में बनाने की कोशिश कर रहा है। तो प्रोग्रेस, इस पे बहुत मेहनत किया जा रहा है। मतलब यही अभी अब रिसेंटली ये मतलब जैक्सा ने इसे अंतरिक्ष में जाकर टेस्ट भी कर लिया। तो गाड़ी खुल चुकी है, इस पे प्रोग्रेस खूब हो रहा है। तो इतना इस पे जो पैसा डाल रहे हैं, सपना क्या है? सपना ये है कि इंजन जो है 5% से एक्स्ट्रा एफिशिएंसी ला सकता है, क्योंकि आपको ये समझना होगा, हम बता रहे हैं कि फ्यूल में एनर्जी फिक्स है। आप उससे निकालने का स्पीड भले बदल सकते हैं, लेकिन एनर्जी बढ़ा नहीं सकते। अगर उसमें मान लीजिए 30 मेगा जूल पर लीटर है, वो 30 मेगा जूल 50 या 60 नहीं हो जाएगा। हाँ, ज़रूर कर सकते हैं कि निकालने का स्पीड बढ़ा दो। जैसे उसे 1 घंटे में निकालने की जगह आप 30 सेकंड में निकालो, या 30 सेकंड की जगह 3 मिली सेकंड में निकालो। ये आप ज़रूर कर सकते हैं, बस टाइम का वेक्टर कंट्रोल है, लेकिन एनर्जी नहीं बढ़ा सकते। तो इसीलिए ये 5% ही ज़्यादा एक्स्ट्रा एफिशिएंसी दे सकता है। और इससे हम लोग को फ़र्क क्या पड़ेगा? जैसे मान लीजिए इस तरह के इंजन बना लिए गए, फ़र्क क्या पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ेगा कि हमारे जो रॉकेट डिज़ाइनर्स हैं, उनके पास 2 वेक्टर आएगा। पहला वेक्टर होगा कि रॉकेट छोटा कर दो। अगर ज़्यादा एफिशिएंट हो रहा है, कम फ्यूल से ज़्यादा काम कर ले रहा है, तो रॉकेट बड़ा बनाने का ज़रूरत नहीं होगा। पहले तो वो फ़ायदा हो गया। या दूसरा हो गया कि भैया अगर हमने रॉकेट बड़ा ही बनाया था, तो उसकी कैपेबिलिटी बढ़ा दो, ना कि उसे छोटा मत करो। मतलब कि जो ऐसे आप एग्ज़ाम्पल लीजिए, स्पेस एक्स जो काम कर रहा है स्टारशिप पे, स्टारशिप को मानिए वो अगर 100 टन ले जाता है, तो अगर उसे वो छोटा नहीं करते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं कि भैया 100 टन की जगह 120 टन लो अर्थ ऑर्बिट ले जाओ, 20 टन एक्स्ट्रा फ्री का मिल जाएगा। तो आइडिया यही है। और इसको सबसे बढ़िया नोजल जो इसको सूट करेगा, क्योंकि ये हम लोग बात करें कंबस्चन चेंबर का, तो कंबस्चन चेंबर से डायरेक्ट काम नहीं होता, तो इसको चाहिए नोजल। कौन सा नोजल चाहिए? एरोस्पाइक नोजल। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो आपका बेल नोजल है, बेल नोजल को प्रेशर पसंद नहीं है। आप इसे कांस्टेंट प्रेशर दीजिए, ये बोलेगा भाई हम तुमको अंतरिक्ष ले जाएंगे। आप इसे अनस्टेबल ये प्रेशर दिए, ये सीधे बूम हो जाता है। इसको मतलब अनस्टेबल चीज़ इसे नहीं पसंद है। अब रहा बात डेटोनेशन में, आप क्या कर रहे हैं? साइक्लिक है, ठीक है। डेटोनेशन आपका एक ट्यूब है, डोनट है, जिसमें ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर आप जूम आउट करें, मतलब एक स्लाइस को लीजिए, उस स्लाइस में क्या हो देख रहे हैं? पल्स आ रहा है, जा रहा है, पल्स आ रहा है, जा रहा है। तो नोजल के नजरिए से देखेंगे, नोजल का एक सेक्शन को लेंगे तो उसमें ऐसे लिटरली उस पर पल्स आ जा रहा है, तो ये ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगा। तो इसको संभालने के लिए एरोस्पाइक नोजल ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि वो प्रेशर का अनवेरिएशन जो है उसको संभाल पाएगा। बेल, ऐसा नहीं है कि बेल नोजल आप बना नहीं सकते, लेकिन वो ज़्यादा मजबूत बनाना पड़ेगा, ज़्यादा रोबस्ट बनाना पड़ेगा, ताकि वो कर सकें। तो एरोस्पाइक लीजिए, डेटोनेशन वाला लीजिए, और इसका अंतर कितना बड़ा होगा कि मान लीजिए किसी ने बना दिया, अंतर कितना बड़ा होगा? अंतर इतना बड़ा होगा जितना मर्लिन इंजन से, यानी कि स्पेसएक्स का मर्लिन इंजन से रैप्टर में जो कूदे थे, जितना बड़ा जंप मारा गया, उतना ही बड़ा जंप होगा रैप्टर से इसके बीच में। मतलब काफ़ी बड़ा जंप आने वाला है। और हमारे पास ये समझिए कंबस्चन का जितना भी काम हो रहा है, जो रॉकेट्स हो रहा है, चाहे वो RS-25 हो, रैप्टर हो, हम लोग ये बना चुके हैं, कर चुके। ऑब्वियसली इसको फाइन ट्यून कर रहे हैं, मास प्रोडक्शन के पीछे मेहनत कर रहे हैं, दाम घटाने पे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बना जरूर चुके हैं। और केमिस्ट्री और इसकी फिजिक्स, इसकी मैथमेटिक्स, ये सब तो आदम जमाने से किया हुआ है। यानी कि रशिया बहुत पहले से फुल फ्लो कंबस्चन बना चुका था।
ऑब्वियसली उतना मतलब कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था, लेकिन बना तो चुके थे, तो सारा आइडिया हमें है कि कहाँ तक जा सकते हैं वो भी पता है। तो हिसाब हो गया कि हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए जितना तक जा सकते हैं, ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। हाँ, दाम ज़रूर घटा सकते हैं, ज़्यादा रोबस्ट बना सकते हैं, मतलब जहाँ एक रॉकेट इंजन को बनने में 1 महीना लगता है, उसे आराम से ऐसा कर सकते हैं कि भैया वो हर दिन बनाए। ये ज़रूर हो सकता है, ये सब में पूरा भाई हमारे पास फ्रीडम है। लेकिन इंजन का ऊम्फ वो लिमिट हो गया है कि भैया और ज़्यादा आप नहीं कर सकते। तो सपना यही है, इसीलिए सब लोग इसके पीछे कूद रहे हैं, इतना हाइप इसी के लिए चल रहा है। अब मैं ज़्यादा इसका साइंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे से बहुत अच्छे-अच्छे लोगों ने बहुत अच्छे में साइंस बताया है, लेकिन मुझे इस टेक्नोलॉजी पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब बात करते हैं इस टेक्नोलॉजी का पैराडॉक्स पे। इसका पैराडॉक्स ये है कि रॉकेट जो है अब ओपन मार्केट में आ चुका है। यानी कि रॉकेट एक टाइम पे बनाया जाता था नेशनल प्राइड के तौर पे। यानी कि अगर मतलब रॉकेटडाइन अमेरिका के पास आके बोलता है भैया हमको पैसा दो, हम तुमको RS-25 बनाएंगे, फ्री चेक दिया जाता था, जो जितना पैसा खर्च करना है करो, बना के दो। हुआ। आप सोवियत यूनियन में रहते हैं, बोले कि भैया हमको ये बना के देना है, RD-180 बनाना है, ब्लैंक चेक, जो करना है करो, बना के दो। अब ऐसा नहीं होता, अब आप ओपन मार्केट में क्या है, यानी कि बहुत सारे प्रोवाइडर्स हो गए हैं, तो बहुत सारे कंपटीटर एक्टिव हो, चाहे वो आपका रॉकेट लैब हो या कोई भी और कंपनी हो, बहुत सारे है। स्पेसएक्स भी खुद ही कंपटीटर है, यूएलए भी अब एक कंपटीटर बन गया है। यूएलए हो जाए, रॉकेट लैब हो जाए, स्पेसएक्स हो जाए, बहुत सारी और कंपनी भी कोशिश कर रही है। तो हिसाब ये हो जाता है कि हम लोग उस जगह पे आ गए जहाँ कॉस्ट कंपेटिटिव होना और हाई केडेंस देना ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि आप कहोगे हमारा रॉकेट ज़्यादा बेटर है, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप उसे फटाफट लॉन्च नहीं कर सकते, आप लटक जाएंगे। आप कह सकते हो हमारा रॉकेट बेटर है लेकिन महंगा है, आप लटक जाओगे। आप देखिए कि यूएलए का जो रॉकेट्स हैं, डेल्टा रॉकेट्स हो जाए चाहे एटलस हो जाए, ये सब अच्छा रॉकेट है, कोई डिस्कशन नहीं है, मतलब और खासतौर पे हाइड्रोजन का इस्तेमाल करने से हाई मतलब डीप स्पेस मिशंस में उसका काफ़ी ज़्यादा डेल्टा वी मिलता है। लेकिन लॉन्चेस अब कम होने लगे, क्यों? सब लोग शांति से स्पेसएक्स में आ गए, क्यों? दाम कम था, दूसरा केडेंस कम था। यानी कि आप उनको फ़ोन उठाएंगे यूएलए को, भैया हमको एक रॉकेट चाहिए, बोले देखो हम देखते हैं 5 साल बाद हो तुम्हारा एक स्लॉट खाली है, और मजाक भी नहीं करो, इतना लंबा टाइम लगता है उनको। अब वहीं स्पेसएक्स में करें, देखो 4 महीने में हो जाएगा। आप रॉकेट लैब को करें, देखो दो भैया 3-4 हफ्ता दो, हम कर देते हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि आज का जो मार्केट है, और मैं पहले भी बताया था कि बहुत सारी कंपनी घुसी है तो बहुत सारी मरेगी भी, और ये होना शुरू हो गया। बहुत सारी कंपनी, चाहे वो वर्जिन गैलेक्टिक हो, चाहे इस तरह के कई सारे और छोटे हैं, कि वो अब निपटते जा रहे हैं कि भैया मार्केट बहुत ओपन हो गया है, बहुत कंपटीशन है, और आपको धड़धड़ा के कॉस्ट कंपिटिटिव रखना है, धड़धड़ा के केडेंस देना है। तो इस दुनिया में क्या टेक्नोलॉजी पे काम होता है? इस दुनिया पे काम होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्वांटम लीप। यानी कि ये कर दो, बहुत बड़ा असर आएगा तो लोग करेंगे। जैसे कि छोटा रॉकेट बना के क्या कर रहे थे, ये केडेंस पे मेहनत कर रहे थे, केडेंस से क्या फ़र्क पड़ा, तभी ये कंपनी हो गई। दूसरा काम क्या कर रहे हैं, रॉकेट बड़ा करो। सेम इसका जितना प्रिंसिपल है, जितना चीज़ से सीखें वो कंट्रोल सी करो, कंट्रोल वी करो, न्यूट्रॉन रॉकेट बनाओ, और उसका केडेंस वही रखो और कैपेसिटी बड़ा कर दो। फिर अगर आप बात करते हैं 3D प्रिंटिंग में, 3D प्रिंटिंग में क्या है, रॉकेट को एक मतलब डिजिटल फाइल में बदल दो, जिसको आप हर मॉडल के साथ इटरेट कर सको, और एक बार कर लो, इनका टारगेट है कि भैया हर कुछ दिन में ये प्रिंट कर सके पूरा रॉकेट स्टार्ट टू फिनिश। तो ये सब हुआ क्वांटम लीप। लेकिन अगर आप नॉर्मल मतलब फुल फ्लो स्टेज कंबस्शन से आप रोटेटिंग डेटोनेशन में आते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया केमिकल में एनर्जी जो है वो लॉक्ड है, वो चेंज नहीं होगा, चाहे वो 1950 हो चाहे 2050 हो, वो लॉक हो गया है, उसका कुछ नहीं होने वाला। आप उसे निकालने का स्पीड बढ़ा सकते हैं, लेकिन निकालने का स्पीड में दूसरा चीज़ भी तो लिमिटेशन है। आपका जैसे मान लिया आप रॉकेट इंजन बनाया, अति बम बम है, लेकिन जैसे लॉन्च हुआ आपका लॉन्च पैड ही उड़ा डाला, क्या होगा? आप मतलब ये है। और दूसरी बात, हम मान लो बहुत थ्रस्ट है, बहुत ये है, मैक्स क्यू में रॉकेट तोड़ देता है, तो कैसे काम चलेगा? तो हिसाब वही रहता है कि हम लोग अब उस जगह पे नहीं है कि रॉकेट जो है ना कि पैसा अपना समझ के खर्च करो। गवर्नमेंट कर सकती है, पैसा डाल सकती है, लेकिन वो भी नहीं टिके। बोलो ना यूएलए सब हो जाए और नासा का हो जाए, नासा को अब आ रहा है कांग्रेस से कि भैया शांति से तुम बात बात पे स्पेसएक्स को यूज़ करो, तो क्योंकि कॉस्ट सबको चुभता है। और हम लोग जितना भी इकोसिस्टम है, जितनी भी कंपनीज काम कर रही हैं, जिन्होंने मैं बार बार बोल रहा हूँ, वही कंपनी टिक पाएगी जो क्वांटम लीप पे कूद रही है। यानी कि कुछ उनके पास यूनिक होना चाहिए। जैसे मैं सीधा सीधा मुंह खोल के बता, जो भी कंपनी सॉलिड रॉकेट बूस्टर पे काम कर रही है वो ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाली है। शॉर्ट टर्म में भले टिक जाए, लॉन्ग टर्म में नहीं टिक पाएगी, तो क्योंकि वो क्वांटम लीप नहीं है। तो अभी कौन सा टेक्नोलॉजी है जिसपे सबसे ज़्यादा क्वांटम लीप का प्रोबेबिलिटी है? पहला, इन स्पेस रिफ्यूलिंग। क्योंकि आप रॉकेट का 5% पावर बढ़ाओ या 100% पावर बढ़ाओ, ऑब्वियसली हर कोई बोलेंगे 100% बढ़ाओ, तो 100% कैसे बढ़ा सकते हैं? स्पेस में जाकर रिफ्यूल कर दो। स्पेस में अगर आप रिफ्यूल करते हैं, तो मतलब यानी 2 रॉकेट लॉन्च कीजिए, एक जो आपका मेन पेलोड है उसको ऑर्बिट पे लाइए, उसका दूसरा लॉन्च कीजिए, उससे मतलब जो सेकंड स्टेज है उसे रिफ्यूल कर दीजिए, वो बहुत दूर जाएगा। आपका कोई रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन उसे उतना पावर नहीं दे सकता जितना रिफ्यूलिंग दे सकता है। तो रिफ्यूलिंग में खर्च करना, रिफ्यूलिंग पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना लॉन्ग टर्म प्लान होता है कि भैया। और मान लीजिए अगर कोई दूसरी कंपनी बना भी लेती है रोटेटिंग, अगर आपका इस पे मेहनत चल रहा है, दूसरा रोटेटिंग डेटोनेशन पे कर रहा है, उसका रॉकेट जब तक बनेगा, लॉन्च होगा, तब तक आपका ये रेडी हो जाएगा, और ये जहाँ एक बार डिप्लॉयमेंट है, सर हटो, आप हट जाओ मार्केट से।
इसलिए मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, मार्केट को समझिए। साइंस और इंजीनियरिंग थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, सीखने समझने के लिए अच्छी बात है, लेकिन कई बार आप ये समझिए, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स दादाजी लेयर है। बहुत सारी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी फ्री के हट गई है मार्केट से, क्योंकि मार्केट कंपटीटिव हो गया। रॉकेट अब उस जगह पे है जहाँ पे जो लोग के पास मतलब सही में यूनिक कॉस्ट एडवांटेज नहीं है, वो फ्री के हट जाएंगे, फ्री के हट जाएंगे। तो पैराडॉक्स वही है। तो अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो क्या ये चांसेस है ये रॉकेट इंजन चलेगा? बहुत कम है। क्यों? क्योंकि ये अननोन और इनस्टेबल है। यानी कि नासा, हम इसको 200 सेकंड, उन्हीं के खुद के व्हाइट पेपर में पढ़िए कितना इनका फेलियर रेट हुआ था, कितने मुश्किल से ये वहां पे आया कि भैया हम 200 सेकंड चला लिए। इट्स लाइक भाई 200 सेकंड से ज़्यादा रॉकेट चलते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे चलते हैं। और आजकल रीयूजेबल की बात कर रहे हैं, और इनका डेटोनेशन कई बार स्टेबल होता है, कई बार अनस्टेबल भी हो जाता है। और जो इनकी इंस्टेबिलिटी है वो डिज़ाइन में ही अनस्टेबिलिटी है, यानी कि इनको कॉम्पनसेशन का मैकेनिज्म डालना होगा। इंजीनियरिंग में एक सीधा कहावत है, रूल नंबर 1 जिसको कहा जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी इज द एनिमी ऑफ रिलायबिलिटी। यानी कि जितना हुहा आप डालेंगे उतना ज़्यादा चांसेस है कि आपका बूम हो जाने वाला है। आप एकदम सिंपल रखना चाहते हो, कम से कम पार्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहते हो, वो ज़्यादा रिलायबल होता है। वहीं पे आप एक ऐसा चीज़ है जो खुद ही अनस्टेबल है, उसको आप कर रहे हो कि नहीं हम ये वेक्टर से उसको कंट्रोल करेंगे, कंप्यूटर करेंगे, न्यूमेरिक टाइम इग्निशन करेंगे। भाई उतने सारे स्टेप्स करो, एक भी फेलियर होगा रॉकेट तो बूम ही हो जाएगा ना। तो बात वही है, अननोन है, अनस्टेबल है। ये नासा खुद बोल रहा है, बना रहे हैं तब वो बता रहे कि भाई उतना आसान नहीं है जितना दिखता है, कि हमने वीडियो दिखा दिया सबको लगता है बन गया। भाई हम लोग खुद ही कर रहे हैं, और अभी भी ऐसा नहीं कि हाँ भाई इसको हम रॉकेट पर बना के लॉन्च करते हैं। जापान भी जो किया बहुत छोटा है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा है। आप एक बार देखिए कितना न्यूटन का रॉकेट बनाया था उन्होंने, बहुत छोटा है। एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन एज ए मेन स्टेज रॉकेट की, हाँ भाई आपका मेन काम, वो ना जी ना। अब फिर वही समझिए कि इसका एक सबसे बड़ा इशू है जो काफ़ी लोग इग्नोर कर रहे हैं, कि उसमें बहुत ज़्यादा वेट आएगा और नॉइज़ आएगा। वेट क्यों आएगा? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, जब आप डेटोनेशन करते हैं तो डेटोनेशन का जो प्रेशर है वो बहुत हाई है, और जो उसका टेम्परेचर है वो भी बहुत हाई है। हमारा इंजन जो रॉकेटरी का इंजन है वो ऑलमोस्ट उस जगह पे पहुंच गया है, वो कभी बहुत पहले ही पहुंच गया था, कि मेटल उस हीट को नहीं संभाल सकता। तो हम लोग कैसे बनाते हैं? मेटल को हम लोग रीजनरेटिवली कूल करते हैं, यानी कि उसमें क्रायोजेनिक फ्लूइड चलाते हैं ताकि वो पिघले नहीं। और आप बार बार देखिए कि इलॉन मस्क बोल रहा है या जितने भी रॉकेट मारे कि भाई रैप्टर को और पावरफुल बनाने में दिक्कत ये है कि वो पिघल जाएगा। तो वहां तक हम लोग पहुंच गए हैं कि अब इससे ज़्यादा काम नहीं करा सकते। आप बोल रहे हो कि हम इसमें और ज़्यादा हीट डालेंगे, भैया वो कैसे होगा? और मतलब जो नासा का डिज़ाइन था उसमें डिस्टिल्ड वाटर से कूलिंग करना पड़ रहा था, समझिए। और वाटर क्यों? क्योंकि वाटर का सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होता है हीट निकालने का। तो हिसाब वही है कि वजन बहुत बढ़ जाएगा, बहुत महंगे एलॉयज़, बहुत ज़्यादा बम वजन डालना हो ताकि वो डेटोनेशन का, वो मतलब डेटोनेशन का साइड इफेक्ट बर्दाश्त कर सके। नॉइज़, इससे क्या इंजन बना सकते हैं आप लोग। देखिए बीच में अगर ध्यान दिए होंगे तो जेट इंजन में भी हल्ला हुआ था, पल्स जेट इंजन, पल्स डेटोनेशन इंजन, हुलुलुलु, ये सब बहुत पहले से होता आ रहा है। लेकिन हमेशा वही आता है कि इतना ज़्यादा ये आवाज़ करे, क्यों बोल रहे हैं आप शॉक वेव्स बना रहे हो, प्रेशर वेव नहीं शॉक वेव बना रहे हो। लोग सोनिक बूम से परेशान होते हैं, इसका इंजन का इतना ज़्यादा लाउड होगा कि वो घर तबाही मचा देगा। तो ये जहाँ पे इशू नहीं है वहीं पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल हो सकता है? जैसे कि गैस पावर प्लांट, यानी कि जो पावर प्लांट है उसमें जेट इंजन चल रहा है, उस इंजन में अगर इस रोटेटिंग डेटोनेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए और उससे इफिशिएंसी बढ़ता है, लोग कर सकते हैं। बोले आवाज़ पोल्यूशन होगा, हाँ होगा, लेकिन वो फिक्स्ड स्टैटिक स्ट्रक्चर है, आराम से उसके इर्द गिर्द साउंड सप्रेशन लगाया जा सकता है। फिर आपका जिस कारण से यूएस नेवी इस पर खर्च कर रहा है कि मरीन जितने बोट्स हैं, जैसे उनका जो सुपर कैरियर्स हैं, जो इनका एकदम बम एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसमें 4 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, और कहा जाता है कि उसमें कोई टर्बो मोड है, क्योंकि 2 ही रिएक्टर चाहिए उनको पूरा चलाने के लिए। लेकिन वो अगर टर्बो मोड हो गया, जैसे हो गया कि भाई पोर्ट से निकले, धड़धड़ा की युद्ध हो रहा है, वहाँ जाना है अभी तुरंत, चारों इंजन चालू कर सकते हैं, यानी रिएक्टर्स चालू कर सकते हैं और फुल स्पीड पे चलते हैं। जो कि किसी को नहीं बताया जा रहा कि एक्चुअल कितना स्पीड पे इनका सुपर कैरियर चल सकता है। वो स्पीड पागल जैसा है, सैटेलाइट में दिखता है कि भैया यहाँ पोर्ट से निकले, भैया गल्फ ऑफ मैक्सिको इतना जल्दी कैसे पहुँच गए, और बहुत बड़ा चीज़ है वो। तो बात है कि वो तो पहुंच जाते हैं, लेकिन बात होता है बाकी जो काफिला है वो बोलता है भाई भाई हम पीछे छूट गए। अब क्योंकि वो नॉर्मली इस पे चलते हैं, मरीन फ्यूल पे चलते हैं, तो उनको लिमिटेड है, उन पे आप न्यूक्लियर रिएक्टर डाल नहीं सकते। तो क्या करना है? तो उनका इंजन इफिशियंसी के पीछे बहुत मेहनत करना है, ताकि वो एटलीस्ट सुपर कैरियर जा रहा है तो उसका काफिला जो है वो उसके साथ बना रहे। ये नहीं कि भैया सुपर कैरियर तो पहुंच गया, भैया काफिला पीछे छूट गया। ये हो रहा है, मतलब कि इतना ज़्यादा पावर है। तो अगर मतलब समझिए ऐसे अपोनेंट के पास जा रहे हैं जहाँ उनको पता है कि हमारा कैरियर संभाल लेगा, तो ही ऐसा बेवकूफ़ी किया जाता है, नहीं तो हमेशा कैरियर कवच के साथ ही चलता है। तो मरीन जेट इंजन्स में भी वजन का कोई दिक्कत नहीं है, वो तो भारी बम चीज़ है। साउंड का भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसका पूरा आइसोलेशन कर सकते हैं। तो ये 2 जगह पे पैसा पानी की तरह बहाया जाएगा, क्योंकि अगर आप मुंह खोल के बोलते हैं पावर प्लांट ऑपरेटर को कि मैं तुमको 5% ज़्यादा पावर दूंगा, क्योंकि वो उसका क्या है, वो 24/7 चलता है, 5% पर किलोग्राम जो फ्यूल खपा रहा है, बहुत प्रॉफिट होगा।
मरीन जेट बताया लिटरली वो टाइम सेंसिटिव चीज़ है कि भैया आपका सुपर कैरियर फुल स्पीड पे चल रहा है, 40 नॉट से ऊपर चला जा रहा है, आप पकड़ ही नहीं पा रहे हो उसको। आप बोलोगे कि हाँ भाई हमारा इंजन का एफिशिएंसी बढ़ गया तो हमारा तेल तुरंत नहीं खत्म होगा, हम भी फुल स्पीड मेंटेन कर पाएंगे। तो ये दो मार्केट, मतलब और भी मार्केट्स हो सकते हैं, लेकिन ये दो मार्केट में चुपचाप से पैसा लो, हमको ये टेक्नोलॉजी दो, बाकी में उतना कुछ नहीं है। और वही समझिए कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है बहुत हाई है। और जो मतलब ये समझिए अभी हमारे टाइम में जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट घटाने पे है। किस कारण से स्पेसएक्स का यील्ड इतना ज़्यादा है, वो सिर्फ दाम घटाने पे मेहनत करते हैं कि भैया हमने मर्लिन बनाया, बना लिया, ठीक है काम खत्म। यहाँ पे बाकी सारी कंपनी, चाहे वो इसरो हो, नासा हो, यूएलए हो, ये सब रुक जाते हैं कि हमने इंजन बना लिया, काम खत्म। स्पेसएक्स से कहता है इंजन बना लिया, ठीक है अब इसको सस्ता करो, एक एक पार्ट्स हटाओ, अच्छा ये रॉकेट को अनस्टेबल बना दिया, ठीक है इस पार्ट को रखो, इस पार्ट को ये नहीं करो, इस पार्ट को ये वेल्डिंग हटा दो, इस दाम बच रहा है। ऐसे ऐसे करते करते उनका जो आप लोग देते हैं ना ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 5 अभी चल रहा है फाइनल, तो ऐसे ऐसे करके वही कर रहे हैं, दाम घटा रहे हैं। तो दाम घटाने में सब लोग मेहनत कर रहे हैं। आप नया टेक्नोलॉजी डालोगे तो दाम तो फिर बढ़ जाएगा। और मास प्रोडक्शन, जो कि रैप्टर का सबसे बड़ा बात क्या है, उनका टारगेट है हर रैप्टर को एक दिन के अंदर बनाओ, जिस स्पीड से गाड़ी बनती है। तो गाड़ी एक्चुअली अभी उससे बहुत ज़्यादा स्पीड से बनता है, मतलब कहा जाता है टोयोटा का कुछ प्रोडक्शन है जो 1 मिनट में एक गाड़ी बना लेता है, मतलब उनके फैक्ट्री के बाहर में जाइए हर मिनट गाड़ी निकल रही है। तो वही समझिए अभी हम लोग उस पर फोकस कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी पे नहीं कर सकते। और बोले रॉकेट कमोडिटी मार्केट हो गई है, यानी कि हर कोई बिल देख रहा है कि अरे भैया हम मतलब जैसे इंडिया में कोई कंपनी है, भैया आप इतना दाम ले रहे हो, इतने टाइम में दोगे। रॉकेट लैब आपसे थोड़ा महंगा लेकिन तुरंत लॉन्च कर देगा। स्पेसएक्स आपसे बहुत सस्ता है लेकिन हमको थोड़ा 5 में आया। तो समझ कमोडिटी है, लोग चेक कर रहे हैं। ग्राफिक्स कार्ड जैसे खरीदने टाइम चेक करते हैं ना, वैसे आप लोग चेक कर रहे हैं। तो ये कमोडिटी मार्केट में प्राइस सेंसिटिव है, नए टेक्नोलॉजी पे खर्च करना बहुत महंगा पड़ेगा। वही बोले माइल्ड गेन, क्योंकि बोला फ्यूल का तो फिजिक्स पता है कि भैया इस फ्यूल में इतना ही एनर्जी है, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं निकाल सकते। और वो एनर्जी पे आप एक्सपोनेंशियल कॉस्ट कीजिए, पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कीजिए, वो वेस्ट कहा जाएगा रॉकेट के लिए। मैं क्लियर कर रहा हूँ रॉकेट के लिए। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा करते हो जिससे एक्सपोनेंशियल गेन होता है और उस पर कॉस्ट लगता है, तो उसको लोग करेंगे, जैसे कि इन स्पेस रिफ्यूलिंग। मैं क्लियर कर रहा हूँ, साइंस पे मैं ऐसे उतना ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, नीचे वीडियोस दे दिए अच्छे अच्छे लोग बता, लेकिन बात वही आती है घूम फिर के। उतना खर्च करके सिर्फ 2 ही 3 क्लाइंट हैं जिनको फ़ायदा होगा। जैसे आपका गैस पावर प्लांट ऑपरेटर हो जाए, मरीन जेट इंजन हो जाए, ये सबको फ़ायदा होगा, बाकी किसी को फ़ायदा नहीं होगा। प्लेन्स पर तो कभी हाथ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि उसका नॉइस पोल्यूशन के चलते कॉन्कॉर्ड को हटाया गया था। तो आप सोच लीजिए कि ये पल्स डेटोनेशन इंजन हो जाए या रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन हो जाए, लोग सीधे मिसाइल मार देंगे प्लेन के ऊपर, सीधे दाएं बाएं भी नहीं, सीधे मिसाइल मारा जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग को बहुत टाइम लगा, ये समझिए कि रॉकेट जो इस तरह का आप देख रहे हैं, ये सब फूट फूट के इतना स्टेबल हुआ है, फूट रहा है, ये सब रॉकेट फूट रहा है। और समझिए ऐसा लंबा रास्ता हमको करना है, तब जाके एक फाइनल प्रोडक्ट आएगा। तो उस प्रोडक्ट को आप फेंक के फिर से ये सब करोगे? नहीं करोगे ना, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर इसमें खर्च हो चुका है। तो वही वाली बात रहती है कि ये टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल स्कोप रॉकेट इंडस्ट्री में बहुत कम है। तो वही समझिए कि जब तक रॉकेट इंडस्ट्री वैसा नहीं हो जाता कि एक होता है, हर कंपनी होती है, जैसे कि मोबाइल कंपनी में आप देखें कि अब फोल्डिंग पे क्यों मेहनत कर रहे हैं, स्टैग्नेशन आ गया, मतलब काफ़ी साल से अब फिक्स हो गया, हर चीज़ एक ही जैसा हो गया, तो नहीं लोग रिसर्च कर रहे हैं। रॉकेट अभी वहाँ नहीं पहुँचा है। अगर वहाँ पहुँच गया कि स्टैग्नेशन हो गया, 10 साल से कोई नया चीज़ नहीं हो रहा है, तब कोई कंपनी तो कम आ रही है। अभी हम लोग वहाँ नहीं है। अब वही समझिए, तो मेरा कैसे हिसाब यही है कि रैप्टर इंजन जैसा चीज़ को हटाने में अभी बहुत 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 टाइम है। 2035 से शायद हो, वो भी मैं ये कर रहा हूँ, मतलब आइडियलिस्टिकली ही कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नज़दीक है ना टेक्नोलॉजिकल डेमो के, कि मतलब ये अच्छा साइंस है, इंजीनियरिंग डेमो है, 3D मेटल प्रिंटिंग का एक अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन है, लेकिन क्या एज ए यूज़फुल टूल उतना नहीं है, उतना यूज़फुल नहीं है। और आप बस बोल रहे ना कि आप ज़्यादा पावर बढ़ाओगे, मैक्स क्यू आपकी बैंड में जाने लगेगा, और आपने जितना स्ट्रक्चर पे मेहनत किया वो सारा वेस्ट हो जाएगा, आपको पूरा री इंजन के हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो उतना प्रैक्टिकल सेंस नहीं बनता है। तो इसीलिए रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन के पीछे मैं उतना एक्साइटेड नहीं हूँ। हाँ, इसके लिए हूँ, मरीन जेट इंजन के लिए हूँ, गैस पावर प्लांट के लिए हूँ, लेकिन अभी वैसा कुछ दिखाने की रेडी है, जस्ट टेक इट एंड गो वैसा नहीं है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।